अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिकल टेक्निक्स की बुक में चैप्टर नंबर 9 करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें आज का टॉपिक है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी फॉर्म में होती हैं? जनरल फॉर्म है p प्लस क्यू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस आर डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये बेसिकली आपके पास क्या है? p डी एक्स ओवर डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस आर डी जेड ओवर डी एक्स। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाता है तो वो मेंशन नहीं किया। p q एंड r क्या हैं? दिस ऑल आर फंक्शंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x y and z वेरिएबल्स। एंड x इसमें क्या है? x is an independent variable and this equation is called total differential equation। अब इस इक्वेशन को लिखने का एक सेकंड मेथड, अगर हम इसको डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखें तो वो क्या है? अगर इसको मैं कंप्लीट डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू ज़ीरो। पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ये एक्स वाई एंड जेड क्या है कि p इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, q इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, i इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो ये दोनों इक्वेशन बेसिकली सेम है। ओके, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपने इसकी कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस एंड कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी को चेक करना है। ये इसकी कंडीशन है इंटीग्रेबिलिटी की, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, जिसमें क्या है? p partial derivative of q with respect to z minus partial derivative of r with respect to y, then plus q partial derivative of r with respect to x minus partial derivative of p with respect to z plus r partial derivative of p with respect to y minus partial derivative of q with respect to x equal to ज़ीरो। अब इस इक्वेशन में अगर आप इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए कुछ हिंट्स अपने पास नोट करें तो वो क्या है कि अगर आपको p गिवन है तो इसमें q एंड r है, q गिवन है तो इसमें r एंड p या p एंड r है, इसमें r गिवन है तो इसमें p एंड q गिवन है आपको। एंड सेकंड, इसमें देखें p फंक्शन ऑफ x था, अब dx के साथ गिवन था आपको, तो इसमें x वाली टर्म जो है वो मिसिंग है, q के लिए y वाली टर्म मिसिंग है, r के लिए z वाली टर्म मिसिंग है। तो ये बेसिकली याद रखने के लिए एक छोटा सा हिंट था। अदरवाइज़ इसको याद रखने का एक बहुत ही इजी मेथड है और वो है डिटर्मिनेंट। किस तरह? डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू आर, फर्स्ट रो सेकंड रो में भी पी क्यू आर, थर्ड रो में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली इक्वल टू ज़ीरो। अब ये बेसिकली इस इक्वेशन के इक्वल है। और किस तरह से इक्वल है? तो इसके लिए देखें, आपको डिटर्मिनेंट ओपन करने का मेथड तो पता है। पहले आप इसमें लेंगे p, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू z माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू y, देन माइनस q होता है, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू z माइनस partial derivative of r with respect to x plus r, थर्ड टर्म, थर्ड जो आपके पास कॉलम है वो, देन इसका क्या होगा? डिटर्मिनेंट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p with respect to y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q with respect to x इक्वल टू ज़ीरो। अब कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशंस को तो वही चीज़ आ रही है इसमें। यहाँ क्योंकि डिटर्मिनेंट में माइनस था तो अगर हम इसको प्लस की फॉर्म में लेके आना चाहें, क्योंकि क्वेश्चन में जो जनरल फॉर्म है वो प्लस के साथ है, तो अगर हम इसको प्लस की फॉर्म में लाना चाहें तो क्या हो जाएगा? अगर ये प्लस हो गया तो ब्रैकेट के अंदर भी साइन चेंज होंगे। तो अगर ये प्लस होता है, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन है तो प्लस हो जाएगा, आर वाली टर्म पहले आ जाएगी और पी वाली टर्म बाद में। तो इसमें देखें प्लस क्यू, पहले r वाली टर्म है और फिर p वाली टर्म, फिर r पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू ज़ीरो।
तो बेसिकली ये इक्वेशन याद रखें या ये याद रखें, जो इजी लगता है उसको याद रखें। तो ये दोनों बेसिकली आपके पास इक्वल हैं एक दूसरे के। तो ये क्या है, ये कंडीशन है फॉर इंटीग्रेबिलिटी। ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस। अब ये जो आपको क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन होगी, आपने देख लिया कि वो इंटीग्रेबल है। अगर इसका डिटर्मिनेंट, अगर ये इक्वेशन की वैल्यू सारी रिप्लेस करें, सॉल्व करें, आंसर 0 आ जाए तो इंटीग्रेबल है। या डिटर्मिनेंट मेथड करती हैं तो डिटर्मिनेंट लें, आंसर 0 आ जाए तो वो इंटीग्रेबल है। अब एग्जैक्टनेस क्या है, अगर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल होता है q विद रिस्पेक्ट टू x के, q विद रिस्पेक्ट टू z इक्वल होता है r विद रिस्पेक्ट टू y के, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल होता है p विद रिस्पेक्ट टू z के, या इनको यहाँ लेकर आ जाएं तो वो इक्वेशन हो जाएगी इक्वल टू 0 माइनस के साथ। अब ये याद रखना कुछ मुश्किल नहीं है, बेसिक चीज़ क्या है, इसको या इसको याद रखें। देखें, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल है q विद रिस्पेक्ट टू x के, या इनका डिफरेंस इक्वल है 0 के। तो अगर आप चेक करें वो यही वाली टर्म है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y माइनस q विद रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड, q विद रिस्पेक्ट टू z माइनस r विद रिस्पेक्ट टू y, वो ये वाली इक्वेशन टर्म्स हैं। थर्ड, r विद रिस्पेक्ट टू x माइनस p विद रिस्पेक्ट टू z, वो ये वाली टर्म्स हैं। तो बेसिकली इस इक्वेशन को याद रखें, यही आपको एग्जैक्टनेस भी बता देगी और इंटीग्रेबिलिटी भी। एग्जैक्टनेस कब होगी, जब ये वाली टर्म 0 हो जाए, ये टर्म 0 हो जाए, ये टर्म 0 हो जाए। ये कब 0 होंगी, जब ये फर्स्ट टर्म इसकी सेकंड टर्म के इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होंगी, वैल्यूज़ इनकी बेसिकली इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो प्लस एंड माइनस के साथ वो 0 हो जाएंगी। तो ये कंडीशन है फॉर एग्जैक्टनेस की। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो वो मस्ट आपके पास इंटीग्रेबल भी होगी। क्यों होगी, क्यों होगी वो उसके इक्वल इंटीग्रेबल क्यों होगी? अगर एग्जैक्ट होती है सो इट मीन्स कि ये वाली टर्म ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आएंगी वो तो 0 हो जाएंगी। तो अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है वो इन टर्म्स को 0 करेगा, और 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। सो इट मीन्स कि अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है तो वो इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगी, वो इस कंप्लीट को भी 0 करेगी। लेकिन अगर कोई इक्वेशन, इसका बेसिकली कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अक्सर ट्रू नहीं होता इसका कन्वर्स। कन्वर्स मीन्स कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई अगर इंटीग्रेबल है तो वह एग्जैक्ट भी होगी, ज़रूरी नहीं है। एग्जैक्ट इक्वेशन हमेशा इंटीग्रेबल हो सकती है, लेकिन इंटीग्रेबल इक्वेशन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एग्जैक्ट भी हो। क्यों? क्योंकि अक्सर आगे हम एग्जांपल्स करेंगे, वहाँ भी आप देखेंगे कि कुछ इक्वेशंस ऐसी भी होंगी जो इंटीग्रेबिलिटी तो आपको 0 दे रही हैं, लेकिन ये वाली वैल्यू इसके इक्वल नहीं हो सकती, ये वाली में भी इसके इक्वल ना हो, ये वाली में भी इसके इक्वल ना हो। देखिए वो 0 कौन सी चीज़ उसको करेगी, उसके साथ कोई ऐसा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा जो कंप्लीट इक्वेशन को 0 कर देगा। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या चीज़ आपके सामने आ गया कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो वो इंटीग्रेबल मस्ट होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंटीग्रेबल इक्वेशन एग्जैक्ट भी हों। अब इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड है हमारे पास जनरल मेथड है, जिसको हम कहते हैं नेटेंस मेथड। नेटेंस मेथड को किस तरह से सॉल्व करना है ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 है, सॉल्व करना है आपने x प्लस जेड होल स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 0। थोड़ा सा अरेंज कर लें क्योंकि हमें जनरल फॉर्म पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 चाहिए। तो डी एक्स वाली टर्म पहले, डी वाई वाली बाद में, डी जेड वाली एंड में। अब इसमें पी क्यू एंड आर फंक्शंस को
आपने मेंशन किया p इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर, q इज़ इक्वल टू एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर, r इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन इंटीग्रेबल है, एक्जैक्ट है या नहीं। पहले कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, तो इसमें क्या है, p फंक्शन की वैल्यू लिखी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू z फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे इसका विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, nx पावर n-1 से 2x प्लस जेड पावर 2-1 जो 1 हो गया, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू z है तो x का डेरिवेटिव 0 हो गया और z का डेरिवेटिव 1, माइनस r को विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो r को विद रिस्पेक्ट टू y करें वो 2y आ जाएगा, प्लस q, यहाँ पे q फंक्शन लिखा, r को विद रिस्पेक्ट टू x करें तो x तो इसमें है ही नहीं, इट मीन्स कि y एज अ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। p को विद रिस्पेक्ट टू z करना है, तो इट मीन्स कि इसमें z आपका एज ए वेरिएबल होगा और z के अलावा बाकी सारे आपके पास एज आ कॉन्स्टेंट्स हैं और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, प्लस r फंक्शन लिखा विच इज़ वाई स्क्वायर, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो 2y आ गया, माइनस q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो आपके पास आ गया 2 टाइम्स x प्लस जेड, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन तो आपको वो 1 देगा। सिंप्लीफाई किया इसको, ब्रैकेट्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2z माइनस 2y, 2y माइनस 2x माइनस 2z हो गया, फिर वाई स्क्वायर को इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर z माइनस 2y क्यूब प्लस 2y क्यूब माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर z। तो ये टर्म्स आप इसमें कैंसिल हो जाएंगी, सारी टर्म्स कैंसिल होकर आपके पास इक्वल आता है 0। सो दिस गिवन इक्वेशन इज़ इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल तो है, क्या ये एग्जैक्ट भी है, तो उसके लिए आप देखिए ये इसके इक्वल नहीं है या ये कंप्लीट ज़ीरो नहीं है, ये इसके इक्वल है, दोनों ज़ीरो हैं, ये टर्म इसके इक्वल नहीं है या ये कंप्लीट ज़ीरो नहीं है। इट मीन्स कि ये एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इंटीग्रेबल है, क्योंकि जब ये वाले फंक्शंस मल्टीप्लाई हो गए तो कंप्लीट आंसर आपके पास 0 आ गया। तो ये सारी इक्वेशन 0 होने का मतलब है कि ये इंटीग्रेबल होगा, और सिर्फ ब्रैकेट्स वाली टर्म 0 होने का मतलब है कि ये एग्जैक्ट होगा, जबकि यहाँ पे ये एग्जैक्ट नहीं है। ओके, आप सॉल्व किस तरह से करना है, इस मेथड में आपने किसी एक वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट कंसीडर करना है और कोशिश करनी है कि हमें x, y एंड z में किस वेरिएबल को इक्वल टू 0 लेना होगा, उस वेरिएबल को 0 लें जिसके साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग टू। इससे होगा क्या कि जब आप लेट्स सपोज यहाँ पे dy वाली टर्म के साथ x प्लस जेड होल स्क्वायर वाला फंक्शन गिवन है, अगर मैं y को कांस्टेंट लूँगी फिर y को डिफ्रेंशिएट करूँगी तो dy मेरे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी। तो ऐसा फंक्शन, ऐसा वेरिएबल आप इक्वल टू यानी कांस्टेंट नंबर लिया करें जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और वो कंप्लीट टर्म आपकी 0 होगी। तो वो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग 2 फंक्शंस वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो लेट अस टेक y एज अ कांस्टेंट। अगर y को एज अ कांस्टेंट लिया तो dy 0 हो गया, और dy अगर 0 हो गया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, वाई स्क्वायर dx, dy से ये वाली टर्म 0 प्लस वाई स्क्वायर dz इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर dx प्लस वाई स्क्वायर dz इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, dx प्लस dz इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर को दोनों साइड पे डिवाइड किया। यहाँ पर क्योंकि ये वेरिएबल अब नहीं है, ये पॉइंट याद रखें, इसको हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमने कहा कि y एज अ कांस्टेंट है और कांस्टेंट्स हमेशा डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल तो नहीं कर सकेंगे डिवाइड, लेकिन कांस्टेंट क्या है वो डिवाइड हो सकता है। ओके, तो y एज अ कांस्टेंट दोनों साइड पे डिवाइड किया, वो 0 हो गया, dx प्लस dy इक्वल टू 0 आ गया। नाउ इट्स सोल्यूशन इज़, अब आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आपने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो जब आपने dx को इंटीग्रेट किया x आ गया, dz को इंटीग्रेट किया z आ गया, इक्वल टू यहाँ पर अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेबिलिटी आता है, लेकिन यहाँ पे आपने c नहीं लेना, आपने क्या लेना है, फाई y एज
कोई सा भी एक फंक्शन इस कांस्टेंट का, ये भी बेसिकली कांस्टेंट ही आपने लिया है, तो इसमें आपने सी नहीं लेना बल्कि जो कांस्टेंट कंसीडर किया है उसी का कोई फंक्शन ले लें। लेट सपोज वो फाई वाई हो गया। सो दैट इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ टेकिंग डिफरेंशियल, अब आपने जो सोल्यूशन लिया है उसको क्या करें, उस पर डिफरेंशियल अप्लाई कर लें। तो ये हो जाएगा dx प्लस dz इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्या आ रहा है, डिफरेंशियल ऑफ डी फाई दिस थिंग, लेकिन डी वाई को खुद से साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। किस वजह से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया? सिर्फ इसलिए कि हम डी वाई वाली टर्म के साथ भी इसको कंपेयर कर सकें। तो इस कंपैरिजन के लिए यहाँ पर डी वाई का होना बहुत ज़रूरी है, जबकि जब हमने इसका डिफरेंशियल लिया तो यहाँ पे तो डी फाई आता है। अगर मैं इसको हाइट कर दूँ तो हमारे पास कौन सी टर्म आती है, इसके डिफरेंशियल से डी एक्स प्लस डी जेड इक्वल टू डी फाई, लेकिन मुझे मेरे कंपैरिजन के लिए यहाँ पे डी वाई चाहिए, तो डी वाई के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया इसको। अब इसको हम कंपेयर करते हैं हमारी गिवन इक्वेशन के साथ, और गिवन इक्वेशन क्या है, ये वाली। अब कंपैरिजन में क्या होगा, इन दोनों टर्म्स को इस साइड पे ला के माइनस कर लें, या इस टर्म को इस साइड पे ला के माइनस कर लें। आपके पास आ जाएगा वाई स्केयर डी एक्स प्लस वाई स्केयर डी जेड इक्वल टू माइनस टाइम एक्स प्लस जेड होल स्केयर डी वाई। इस तरह से अगर वाई स्केयर को कॉमन भी ले लूँ तो वाई स्केयर डी एक्स प्लस डी जेड इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जेड होल स्केयर इंटू डी वाई। इस फॉर्म में लाने के लिए या इस फॉर्म में क्यों लेके आना ज़रूरी था, क्योंकि हमें देखिए डी एक्स प्लस, इससे हमने कंपैरिजन करना है ना, तो यहाँ पे डी एक्स प्लस डी जेड होना चाहिए, जबकि यहाँ पे वाई स्केयर अभी आ रहा है, तो वाई स्केयर पर डिवाइड कर दें दोनों साइड को, तो ये हो जाएगा डी एक्स प्लस डी जेड इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जेड होल स्केयर ओवर वाई स्केयर डी वाई। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करती हूँ तो डी एक्स प्लस डी जेड, डी एक्स प्लस डी जेड, डी वाई के कोफिशेंट्स के कंपेयर होंगे, तो यहाँ पे डी वाई का कोफिशेंट क्या है, डी फाई ओवर डी वाई, यहाँ पे क्या है माइनस एक्स प्लस जेड होल स्केयर ओवर वाई स्केयर। तो हमने यहाँ पे इनके कोफिशेंट्स को कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि डी फाई ओवर डी वाई तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो एक्स प्लस जेड होल स्केयर था इसकी जगह पर हमने इसकी वैल्यू को रिप्लेस करना है। वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 1 में हमने कहा था कि x प्लस जेड जो है वो इक्वल है फाई वाई के, तो x प्लस जेड की जगह पर यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ विच इज़ फाई फंक्शन, तो वो हो जाएगा होल स्केयर से फाई स्केयर, तो डी फाई ओवर डी वाई इज़ इक्वल टू माइनस फाई स्केयर ओवर वाई स्केयर। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल सेपरेट करने से आ जाएगा डी फाई ओवर फाई स्केयर इक्वल टू माइनस डी वाई ओवर वाई स्केयर। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, यहाँ लेकर आएँ प्लस कर लें, इक्वल टू 0 कर लें, या यहीं पे इंटीग्रेट कर लें, दोनों सेम है। जब इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 1 ओवर फाई माइनस 1 ओवर वाई प्लस इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट नंबर। माइनस को अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा 1 ओवर फाई प्लस 1 ओवर वाई इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट नंबर, तो माइनस इंटू कॉन्स्टेंट अगेन इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट विच इज़ सी। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ फाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब फाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में अगेन किसके इक्वल थी, फाई इक्वल था एक्स प्लस जेड, तो इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं फाई की वैल्यू पुट कर दूं तो ये होगा 1 ओवर एक्स प्लस जेड प्लस 1 ओवर वाई इक्वल टू सी। एलसीएम अप्लाई किया, फ्रैक्शन ख़त्म की, सिंप्लीफाई किया, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या आता है, रिक्वायर्ड आंसर आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी टाइम्स वाई इंटू एक्स प्लस जेड। तो ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 का रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। थैंक यू।